तो इसमें क्वेश्चन अगर बड़े साइज का आए तो उसको कैसे छोटा किया जाए, छोटे साइज को कैसे बड़ा किया जाए, तो ये तो थोड़ी बहुत अब तुम लोग खुद भी सीख चुके होगे कि हाँ उसको कैसे हम छोटा बड़ा कर ले। तो आपको प्रिसाइज करना ही पड़ेगा एग्जाम हॉल में। आप मान के चलिए कि सबसे बड़ी विफलता का कारण यही होता है कि जो आप पढ़ते हो और वहां जो लिखना होता है उसके बीच तालमेल नहीं बन पाता है। तुमको अगर कोई एक मात्र पूछे कि भाई क्या कारण है कि बच्चे कम सक्सेसफुल हो रहे हैं विशेषकर हिंदी माध्यम में, तो बताना कि वो लिख नहीं पाते हो। अब क्यों नहीं लिख पाते, वो कई मोर्चों पर जाके विफलता होती है। एक मोर्चे पर समझने पर विफलता होती है, कुछ कुछ भी समझ नहीं पाते तो लिख नहीं पाते। दूसरी बात है क्वेश्चन को एक्सप्लेन गलत करते हैं, तो क्वेश्चन एक बार अगर एक्सप्लेन गलत करोगे तो उसका आंसर ही पूरा गलत हो जाता है। तीसरी बात यह है कि क्वेश्चन में आप चाहे 2000 शब्द का नोट्स पढ़ के जाओ, लेकिन वहां पर आपको लिखना पड़ेगा 200 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में। तो उसमें लोग जो काट छांट करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कट जाता है और अनइंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के चले आते हैं। ये सब का अगर कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस पहले से होता रहे तो फिर इस तरह की समस्या नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो कि जैसे बीच वाले टाइम में कुछ रिवाइज किया है, रिवाइज करोगे फिर समस्या नहीं होगी। जैसे एक तो हमने तुमको एंटीसीडेंट पार्ट बताया। एंटीसीडेंट पार्ट का मतलब है कि एंशिएंट यूरोप, मेडिएवल यूरोप से लेकर आधुनिक पश्चिम का उद्भव। तो आधुनिक पश्चिम के उद्भव तक तुम्हारा बैकग्राउंड कायम हो गया। उसका दूसरा सेगमेंट तुमने पकड़ा प्रबोधन से, जहां से तुम्हारा सिलेबस शुरू होता है। और प्रबोधन के बाद आपने अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी संविधान वाला पार्ट को कवर किया। उसके बाद फ्रांस की क्रांति, फ्रांस के संविधान वाले पार्ट को कवर किया। वहां से आगे बढ़े तो 19वीं सेंचुरी में यूरोपीय क्रांतियां, उदारवाद, राष्ट्रवाद, कांग्रेस और वियना, वहां से बढ़ते हुए गए और साम्राज्यों के विघटन तक जाकर 19वीं सेंचुरी का उत्तरार्ध में साम्राज्यों के विघटन तक जाकर आपको समाप्त। उसी में आपका इटली, जर्मनी का एकीकरण वगैरह वाला भी सारे टॉपिक्स आ गए। तीसरा पार्ट फिर तुमने औद्योगिक क्रांति से पकड़ा, तो यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से तुमने शुरू किया तो औद्योगिक क्रांति के बाद तब तुम्हारा आया समाजवाद और मार्क्सवाद का टॉपिक आया। समाजवाद, मार्क्सवाद के बाद फिर साम्राज्यवाद का टॉपिक आता है और फिर आप सीधा स्मूथली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चले गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के दो विश्व युद्धों के बीच यूरोप, उसी में आपको एक डायग्राम पूरा ले जाता है फांसीवाद, नाजीवाद तक, जिसमें आप देखते हो एक पेरिस कॉन्फ्रेंस पर ही 3-4 एस्पेक्ट बनता है। फिर जैसे पूंजीवाद का प्रथम संकट, रूस की संकट के प्रथम विश्व युद्ध, पूंजीवाद का प्रथम संकट पे रूस की क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति पर तुम आ गए। और फिर पूंजीवाद का दूसरा संकट विश्व आर्थिक मंदी पर आ गए। और फिर उसके बाद तुम सीधा स्मूथली फांसीवाद और नाजीवाद पर चले गए और फांसीवाद और नाजीवाद से तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आ गए। अब तुम्हारा जो नेक्स्ट वन बना वह बनता है तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी दो बनता है। कुछ मैं कल तुमको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल दूंगा जो आपको कुछ सिलेबस से बाहर भी होगा। कुछ चीजें हैं कि आपका कोर इकोनॉमिक इशूज है उसको लेकर होगा, लेकिन वो जो भी चीज हम देंगे उसको हम एक सिस्टम में ढाल के देंगे, क्योंकि हमारी चिंता केवल यहां तक नहीं है कि आप उस टॉपिक को लो। हमारी चिंता यहां तक है कि उस टॉपिक को आप ऐसे दिमाग में पिरो लो कि उस पर अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आप लिख कर आ सको। तो आप पहले इतना तक बता दो, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुम चले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर मैंने एक डायग्राम बनाया, तुम्हें याद होगा। तो उस डायग्राम में तुमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य ही यूरोप के प्रभुत्व का अंत हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व का उद्भव हुआ। 5 शताब्दी के यूरोप के प्रभुत्व का अंत हुआ। उसके बाद तुमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य ही कुछ ऐसे मुद्दे उभर कर आए जो युद्ध काल के जो मित्र थे वो शांति काल में मित्र नहीं रह गए और शीत युद्ध का इनिशियल पर्सपेक्टिव यूरोप में बन गया। क्या तो तुम लोगों को कुछ याद ही होगा इश्यूज क्या क्या उभर कर आए। दूसरा मोर्चा खोलने का मुद्दा, इटली का समर्पण का मुद्दा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फिर वहां से तुम फिर आगे बढ़े, तब तुमने जैसे अटलांटिक चार्टर देखा तो उसका इम्पैक्ट डिकोलोनाइजेशन पर, और डिकोलोनाइजेशन पर 4-5 चीजों का इम्पैक्ट पड़ा है। एक तो कोल्ड वॉर का भी इम्पैक्ट डिकोलोनाइजेशन पर पड़ा है। फिर आप कोल्ड वॉर के अलावा आपने अटलांटिक चार्टर का इम्पैक्ट, अटलांटिक चार्टर का एक इम्पैक्ट तुम यूएनओ की स्थापना के रूप में भी देख रहे हो। फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के नाम पर लड़ा गया था, उसने कैसे उपनिवेशों में आकांक्षा राष्ट्रवाद की जगाई और फिर
उसके बाद तुम वही कर रहे थे, डीकोलोनाइजेशन। तो डीकोलोनाइजेशन को प्रेरित करने वाले कारक के रूप में तुमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कारक, साम्राज्यवादी शक्तियों के स्तर पर उपस्थित कारक और उपनिवेशों के स्तर पर उपस्थित कारक। अब उसी में होता है कि जब सब कुछ तुम देखे रहते हो, तो अगर तुम्हारे दिमाग में सारे आइडियाज होते हैं, सारे आइडियाज का तो सारे तो बड़ा वेग टर्म है, अगर कुछ मतलब काम लाइक आइडियाज तुम्हारे दिमाग में होते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर से इंडिकेशन निकल जाता है कि उत्तर क्या लिखा जाना चाहिए। जैसे आप मान लो कि अटलांटिक चार्टर द्वितीय विश्व युद्ध का विनाशक सिद्ध हुआ। ओके, सॉरी उल्टा हो गया, गलत हो गया। अटलांटिक चार्टर उपनिवेशवाद का विनाशक सिद्ध हुआ। ओके, इस कथन का विश्लेषण कीजिए और वहीं पर कह देता है कि भाई इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो दोनों का बल अलग अलग बदल जाएगा कि नहीं? ये इस चीज को तुम लोग समझ पा रहे हो, बदल जाएगा। इस कथन से आप कहां तक सहमत हो, तो बताना पड़ेगा कि भाई अटलांटिक चार्टर तो एक ही फैक्टर है, ये तो केवल उनकी एक बौद्धिक विलास था पश्चिमी शक्तियों का। लेकिन जब उपनिवेश छोड़ने की बात हुई तो उन्होंने कितना लफड़ा किया, अल्जीरिया में किया, वियतनाम में किया। आज जहां शीत युद्ध का मुद्दा आया वहां तो अटलांटिक चार्टर को उन्होंने, समझ रहे हो कि नहीं? तो अब समालोचनात्मक परीक्षण का मतलब ये नहीं कि तुम केवल उसका नेगेटिव ही नेगेटिव बोलो, पहले अटलांटिक चार्टर के अच्छा से शुरू करो कि अटलांटिक चार्टर में ये वादा किया गया, इसने उपनिवेशों की आकांक्षा को जगाया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये कला को सीखोगे तो क्वालिफाई कर जाओगे, ये कला को नहीं सीखोगे तो आई एम सॉरी, कुछ नहीं होगा। ये सीखना पड़ेगा तुमको, और तुमको जो हमने इतना टाइम दिया है वो ये सीखने के लिए दिया है, केवल तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करने के लिए नहीं दिया है। तुमको ये चीज सीखनी पड़ेगी, टर्म को पकड़ना पड़ेगा, आलोचनात्मक जो सोच तुम्हारा दृष्टिकोण होगा वहां से उत्तर निकलेगा। उसी तरह हर मुद्दे पर होता है। जैसे अब तुमने सुएज नहर संकट पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? तो सुएज नहर संकट में तुम देखोगे रसिया बनाम अमेरिका मुद्दा नहीं है, वहां मुद्दा है ब्रिटेन बनाम अमेरिका। तो दुनिया को तो ये लग रहा है, अभी मतलब लॉर्ड ऑफ द स्टॉर्म करके एक बुक आई थी, कोई जर्नलिस्ट ने लिखा था, मैंने उसको पढ़ा। तो ऐसी बात नहीं कोई नई चीज थी, उसने बड़ा विस्तार से दिया था। हालांकि उतना विस्तार से जरूरत भी नहीं होती है हमारे सिविल सर्विसेज में। हमारे सिविल सर्विस में तो स्मार्ट थिंकर चाहिए, थोड़ा सा सुराग मिल जाए लिख डाले। यहां तो ज्यादा जानना विनाशक हो जाता है, तो कितना पढ़ेंगे। आप जिसको यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन करना हो एक विषय पढ़ता है, यहाँ तो हम लोगों को पूरा स्काई के अंदर जितना है सब जीएस में शामिल है। तो वैसी सिचुएशन में हम लोग चाहे आप मान लो थोड़ा ऑप्शनल ही है, तो जो तुम ग्रेजुएशन से और पोस्ट ग्रेजुएशन तक मतलब ऑनर्स के लेवल तक बच्चा जो पढ़ता है वो सीधा दे देता है यूपीएससी में पूरा सिलेबस उठा के, चाहे कोई भी विषय को लो, कोई भी सब्जेक्ट को लो। तो उस अच्छा, और बच्चे जो अधिकतर आते हैं वो उस सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट से आके उसको लेते हैं। तो वो अगर चाहेगा कि हम यूनिवर्सिटी वाले पैटर्न को फॉलो करें तो मुंह की खानी पड़ेगी। वो ना बुक पढ़ पाएगा ज्यादा, ना पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा समझ पाएगा। तो उसको तो एक स्मार्ट रीडर होना है, और वो स्मार्ट रीडर में है कि कम से कम पढ़ने से ज्यादा प्रोडक्शन ले। तो अब अगर वेस्ट एशिया वाला जो मुद्दा आया, अमेरिका का मुद्दा आया, तो वहां का जो मुद्दा है तो वो मुद्दा एक दूसरा रुख पकड़ लिया। दूसरा रुख से हमारा आशय ये है कि ब्रिटेन अमेरिका के साथ चलने के लिए मजबूर है, लेकिन ब्रिटेन लूज कर रहा है। ब्रिटेन एक लूजिंग पावर है, अमेरिका एक गेनिंग पावर है। ब्रिटेन को खतरा रूसी साम्राज्यवाद से भी है, लेकिन उससे कम खतरा अमेरिकी साम्राज्यवाद से नहीं है। क्योंकि एक समय था कि पूरे पश्चिम एशिया में और अरब क्षेत्र में ब्रिटेन का राज था। अमेरिका अपना संयुक्त राज्य अमेरिका जो इमर्जिंग पावर है वो अपना प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाता जा रहा है, और ब्रिटेन का जो साम्राज्यवादी पहुंच है, ब्रिटेन का जो साम्राज्यवादी प्रसार है, वो ब्रिटेन का साम्राज्यवादी प्रसार सिकुड़ता जा रहा है। तो ये स्थिति तो ब्रिटेन के लिए बड़ा कष्टकर है क्या। तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा कि फिर वहां पर मामला चला जाता है। वहां से आते हो तो फिर शीत युद्ध में 3-4 इंपॉर्टेंट क्राइसिस है, जिसमें एक सुएज नहर संकट पूछ चुका, उससे क्यूबा प्रक्षेपात संकट हमने दिया हुआ है, वियतनाम संकट है, उसके बाद कोरिया संकट है, सुएज नहर संकट तुमने देख लिया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट संकट को तुम ध्यान में रखो। फिर तुमको मैंने बुकलेट में दिया हुआ है शीत युद्ध का प्रभाव,
जो प्रभाव भी पड़ा है वो प्रभाव भी दुनिया में अलग अलग पड़ा है। 4-5 मुद्दे हैं, बस 4-5 मुद्दे ये ध्यान रखो। एक बार यूपी में पूछा था शीत युद्ध का प्रभाव, बहुत पहले 6-7 वर्ष पहले, तो इन्हीं को ध्यान में रखना है। फिर तुम देखोगे शीत युद्ध का अंत और एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में अमेरिका का विकास, और उसी समय सोवियत रूस का विघटन और समाजवादी देशों में होने वाले परिवर्तन, ये तुम कर लोगे तो तुम्हारा टॉपिक बकता है यूएनओ, और एक होता है अफ्रीका और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकास में बाधाएं। तो तुम अभी हम बता रहे थे आपको कि आप कर रहे थे डीकोलोनाइजेशन जो आपका टॉपिक है। तो डीकोलोनाइजेशन पर आपने 2 मॉडल देखा थे, एक पूंजीवादी मॉडल, अब देखना है समाजवादी मॉडल। लेकिन डीकोलोनाइजेशन में मैंने एक डीकोलोनाइजेशन मतलब विउपनिवेशीकरण में मैंने एक मुद्दा उठाया कि विउपनिवेशीकरण के युग में उपनिवेशवाद के एक नए मॉडल का विकास जो दक्षिण अफ्रीका ने किया था। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका वाला जिस समय दुनिया में उपनिवेश मुक्त हो रहा था, उस समय दक्षिण अफ्रीका ने उपनिवेशवाद का एक बड़ा ही विभत्स मॉडल डेवलप किया था, जिस मॉडल को तुम अपार्थाइड के नाम से जानते। वहीं पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या दिया था तुम लोगों ने? जब जैसे पहले हेडिंग जहां साउथ अफ्रीका लिखा था वहां क्या हेडिंग दिया था? हाँ? नहीं, जहां से दक्षिण अफ्रीका का तुमने टॉपिक शुरू किया है वहां किस हेडिंग के साथ शुरू किया है? अब इतनी अक्ल तो आ ही गई है, कैसे की जाती? नहीं, जब जैसे पहले हेडिंग जहां साउथ अफ्रीका लिखा था वहां क्या हेडिंग दिया था? हाँ?